अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे आज सबसे पहले मौलाना तारिक जमील की। जी हाँ, मौलाना तारिक जमील सभी उनको जानते हैं, वही जो बहुत हूरों के किस्से सुनाते हैं और पूरा हुलिया हूरों का बताते हैं और कई इस तरह की चीज़ों की वजह से, कई इस तरह की बातों की वजह से मौलाना तारिक जमील को सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में जहाँ भी उर्दू समझने वाले लोग या हिंदी समझने वाले लोग रहते हैं, वो मौलाना तारिक जमील को जानते हैं। तो जी, मौलाना तारिक जमील की हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि वो कनाडा में अपने एक बेटे के साथ हैं और उन्हीं के दूसरे बेटे जो पाकिस्तान में मौजूद थे, यानी कि आसिम जमील नाम बताया जा रहा है। उन्होंने जी खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, बताया ये गया है कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने अपने गार्ड से गन लेके, यानी जो बॉडीगार्ड साथ में था उनके, उनसे गन लेके अपने आप को गोली मार दी है। ये भी बताया जा रहा है कि जी वो काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे, डिप्रेशन के पेशेंट थे और उसके अलावा ये कि डिप्रेशन के लिए वो कुछ मेडिसिन्स भी ले रहे थे। कुछ टाइम पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो उनको छोड़कर किसी वजह से अलग रह रही थी। इस वजह से भी बताया जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन था और इसी के चलते कहा ये गया कि जी उन्होंने अपने गनमैन से गन छीनी है और उसके बाद अपने आप को गोली मार ली। इसकी पुलिस वालों का कहना है कि इस बात की जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद हैं और वो दिखाई जा सकती हैं। अभी तक वैसे दिखाई नहीं गई हैं, लेकिन कहा यही गया है कि जी वो भी दिखाई जा सकती हैं। बहरहाल हम जो है वो दुआ करते हैं कि उनको जो है वो जो मौलाना साहब बताते हैं, समझाते हैं और लोगों को बताते हैं, तो वैसी ही जन्नत जो है वो उनके बेटे को नसीब हो। वैसे ये कि किसी भी बाप के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा होता है और हम हरगिज़ नहीं चाहते कि कोई भी इस तकलीफ़ से गुज़रे। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब के साथ या उनके बेटे के साथ समझिए ये हादसा हुआ है और मौलाना तारिक जमील जो हैं वो इस सदमे से गुज़रे हैं और हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनको सब्र अता करे। इस वक़्त मौलाना तारिक जमील के बारे में यही पता है कि वो शायद कनाडा में हैं और वो कनाडा से कब वापस आ रहे हैं, अपने बेटे के जनाज़े में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें आपको बताने के लिए कुछ थोड़ा टाइम की ज़रूरत है कि हम देख सकेंगे मौलाना साहब वापस आते हैं या नहीं आते। हालाँकि इससे पहले जो हमने आपको मौलाना साहब की पिक्चर दिखाई थी उनके दूसरे बेटे के साथ, जो वो कनाडा में उस वक़्त मौजूद थे। अब एकदम से ये जब हादसा हुआ है उसके बाद मौलाना साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इस खबर को शेयर किया है और उनका यही कहना है कि हादसाती तौर पर उनके बेटे आसिम जमील जो हैं उनकी मौत वाक़ई हुई है। यानी कि हादसाती कहा जा रहा है। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि कोई अननोन गनमैन था, उसने गोली मारी है। बहुत से लोग इस किस्म की बातें भी जो है वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी, लेकिन मौलाना साहब का कहना है कि ये एक हादसाती वाक़या है। साथ-साथ पुलिस का भी ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें कि मौलाना तारिक जमील के बेटे ने अपने गनमैन से वो गन छीनी है और उसके बाद अपने आप को गोली मार ली है। ये बात भी जो है वो बताई गई। एक खबर और हमने आपको बतानी है और पहले भी बताई थी, और वो ये कि पाकिस्तान और बल्कि इस्लामाबाद में जो मेन मेडिकल सेंटर्स हैं या जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जी हाँ, उसमें एक तो है जी ये पिम्स हॉस्पिटल, जो कि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी मशहूर हॉस्पिटल है। इसके साथ-साथ पॉलीक्लिनिक, जी हाँ, पॉलीक्लिनिक भी इस्लामाबाद के बड़े हॉस्पिटल्स में से आता है और सरकारी हॉस्पिटल में से आता है। ये कहा जा रहा था कि इन दोनों हॉस्पिटल्स के जो हेड हैं, वो जी अब फ़ौजी लगाए जाएँगे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सिविलियन इदारे में हमारे फ़ौजियों का जो है वो एक ख़ास रोल रहा है। ये खबर भी आई थी कि जी अभी जो है वो डिसाइड किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि वो कौन से फ़ौजी हैं जिनको इन दोनों मेडिकल सेंटर्स के हेड के तौर पे लाया जाएगा।
दूसरे दिन ये खबर आई कि जी ये जो खबर है यानी पहले जो खबर दी गई थी उस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है और अब जो है इन दोनों हॉस्पिटल के हेड जो हैं वो कोई फौजी नहीं लगाए जा रहे। हालाँकि जब ये खबर आई थी कि इन दोनों हॉस्पिटल्स के हेड जो है वो कोई फौजी लगाए जा रहे हैं, ये खबर भी बहुत ही रिलायबल सोर्स से आई थी और पक्की खबर थी। अब ना जाने इस खबर को बदला जा रहा है, इस खबर को छुपाया जा रहा है या फिर क्योंकि लोगों ने बहुत शोर मचाया, बहुत मज़ाक उड़ाया, बहुत कुछ बात की, शायद इस वजह से भी इस खबर को जो है वो इस वक़्त एक तरह से रोका गया है। लेकिन ख़ैर जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में हर सिविलियन इदारे में कहीं न कहीं पे फौजी ही रखे जाते हैं, उन्हीं की पोस्टिंग जो है वो की जाती है, चाहे वो पीआईए हो, चाहे वो स्टील मिल हो या कोई भी इदारा, यहाँ तक कि पीटीवी और कई दूसरे इदारों के लिए भी यही बताया जाता है कि उनको जो है वो हमारे जो रिटायर्ड या हाजिर सर्विस फौजी हैं वही हैंडल करते हैं। तो अब ये 2 हॉस्पिटल्स के बारे में जो खबर आई थी वो 1 दिन पहले तो यही था कि जी इसके ऊपर भी यानी जो हेड रखे जाएँगे दोनों हॉस्पिटल्स में वो फौजी होंगे, लेकिन दूसरे दिन शायद कुछ ये सोच के कि अब लोग बहुत शोर मचाएँगे या बहुत नाम खराब होगा, ख़ैर नाम पहले ही खराब है, मज़ीद क्या खराब होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सोच कर ये कहा गया कि नहीं जी ये खबर फिलहाल कंफर्म नहीं है और ऐसा कोई अभी प्लान नहीं किया गया कि इन दोनों हॉस्पिटल्स में फौजियों को रखा जाए। अब हम इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए और देखते हैं कि मजीद इस बारे में क्या खबर आती है और यकीनन अगर यही इसी जगह पे रोक दिया गया इस खबर को या इधर इस किस्म की खबर या इस किस्म की जो पोस्ट दी जा रही थी, अगर उसे रोक दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। सिविलियन इदारे हैं, किसी सिविलियन को ही यहाँ पर आना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये भी बताते चले कि जी ये आपको नज़र आ रहे हैं फ़याज़ुल हसन चौहान, जो इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर रह चुके हैं और अब इमरान खान की पार्टी को छोड़ के अलग भी हो चुके हैं। उनका कहना है कि जी पीटीआई ने हुकूमत बनने के बाद इसराइल को तस्लीम करने का प्लान बनाया था। ये कहना है जी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी थी, जब इमरान खान साहब एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आए थे, उस वक़्त इज़राइल को तस्लीम करने का प्लान बना था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे थे और ज़ाहिर है सऊदी अरब भी इज़राइल को तस्लीम करने जा रहा है या जा रहा था। ये जो वॉर चल रही है इस वक़्त हमास और इज़राइल के बीच में, इस जंग के शुरू होने से पहले यकीनन सऊदी अरब भी जो है वो इज़राइल से बात करने जा रहा था और हमें पूरा यकीन है कि जब ये जंग रुकेगी, जब अमन होगा और एक बार फिर हम यही सुनेंगे कि एमबीएस जो है यानी कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, वो फिर इज़राइल से बात करने जाएँगे और ये कोई इधर-उधर कोई खबर प्रिंट हुई हुई या इधर-उधर से उड़ी हुई खबर नहीं है। आप इंटरव्यूज़ में देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने खुद ये बात की है कि वो इज़राइल के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, इज़राइल के साथ सऊदी अरब के जो टर्म्स हैं उनको नॉर्मलाइज़ करने जा रहे हैं और अगर सऊदी अरब ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी करना होगा। पाकिस्तान को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन पाकिस्तान भी कभी ना कभी इस तरफ को जाएगा और इज़राइल को ना सिर्फ ये कि तस्लीम किया जाएगा, बल्कि इसके साथ-साथ उनके साथ टर्म्स को बेहतर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हम वही कुछ करें जो सऊदी अरब करे। एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। भाई मुसलमाना ये इसराइलेगा निशानी सरा बाइकाट भी देखने और माशें अच्छी के दिस्तगा और संगतिया में का बकायदा पूरे इलाका अच्छी और से आइए सामान गुप्तगा आइए दो इसराइले चीज़ा बाइकाट कुता और शुमारा गो मुसलमाना इस्लाम गोमा दोस्ती या पूरा नफरत हमें बेटा करके इसराइले मिले बेड़ा घर से भी इसराइल अच्छी तरह इस्तेमाल मकने मिले आओ तो वाजा कुर्बानी दाता मुझे रिश्तेगा बाशी शरा नीचे दौड़ दिया इसराइल के साबुन ना बगैर था अच्छी चीज क्या ये आप लोग यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं। तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि ये कुछ पाकिस्तानी हैं और ये
फैंटा जो ड्रिंक आती है, सॉफ्ट ड्रिंक फैंटा, ये उसको खोल कर और उसकी बॉटल्स को खोल कर और फेंक रहे थे या बहा रहे थे या ज़ाया कर रहे थे। इनका ख्याल है कि ऐसा करने से इज़राइल की इकोनॉमी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इज़राइल के ऊपर हम अटैक तो नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा करने से हम इज़राइल की ऐसी-तैसी करने वाले हैं। जी हाँ, और यकीनन ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये खरीद कर लाए होंगे, इन्होंने पैसा दिया होगा, वो पैसा जो है वो कंपनी को चला गया होगा और उसके बाद लाके इन्होंने ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं ये फेंक दिए हैं। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि इज़राइल यहाँ पर आके फैंटा, पेप्सी और कोक नहीं बना रहा है, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तानी जो रहते हैं, उन्होंने फ्रेंचाइज़ ले रखी हैं, उन्होंने राइट्स ले रखे हैं यहाँ पे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के और उसके बाद ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बनती हैं और हमारे लोग जो हैं वो ये सोचकर कि जी क्योंकि ये इज़राइल की कंपनी है या इज़राइल को सपोर्ट करती है, दोनों चीज़ें हैं। अगर कोई कंपनी इज़राइल की है, तो भी ये इसको फेंक देंगे या यहूदियों की कंपनी है, तो भी उसको ये उस चीज़ को ये ज़ाया कर देंगे, खाने-पीने की हो या कुछ भी। और अगर ऐसी कंपनी हो जो कि इज़राइल को सपोर्ट करती हो, तो भी ये इन चीज़ों को फेंकने पे बिलीव रखते हैं। अब ऐसे लोगों के दिमाग का कोई इलाज हमारे पास तो है नहीं और अभी तक लोग जो हैं वो चंद्रयान तक पहुँच गए हैं, लेकिन इस किस्म के लोगों के दिमाग का इलाज जो है, वो लोगों के पास आज भी नहीं है। बहरहाल बात हम करेंगे एक बार फिर शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब जो हैं वो जेल से तो बाहर आ गए, सॉरी मैं जेल कह रही हूँ, हालाँकि वो तो कह रहे हैं मैं तो जेल गया ही कोई नहीं, लेकिन शेख रशीद साहब का ये कहना है, उनको पुलिस वाले ले गए थे और नाम किसी और का आ रहा था, यानी कि नाम आ रहा था एजेंसीज़ का, जबकि उनको पुलिस जो है वो ले गई थी और 40 दिन का चिल्ला काट के उनको वापस भी छोड़ गई। अब शेख रशीद साहब कभी अपने फार्म हाउस पे दिखाई देते हैं, तो कभी कहीं दिखाई देते हैं। पहले शेख रशीद साहब बहुत बढ़-बढ़कर नवाज़ शरीफ साहब के बारे में भी स्टेटमेंट दिया करते थे और शेख रशीद साहब का ख़्याल ये था कि नवाज़ शरीफ ना तो मुल्क वापस आ सकते हैं, ना इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और अगर वापस आए भी, तो शेख रशीद साहब के बकौल नवाज़ शरीफ को सीधा-सीधा जेल भेजा जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि जब नवाज़ शरीफ वापस आए, तो वो इस गारंटी के साथ वापस आए, भाई लोग की गारंटी, और भाई लोग आप समझते हैं कौन? उनकी गारंटी के साथ कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उनके केसेस भी खत्म किए जाएँगे और ना सिर्फ ये बल्कि उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जाएगा। तो पहले शेख रशीद साहब क्या कहते थे और अब शेख रशीद साहब क्या कहते हैं? आप भी देखिए। शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखिए, नवाज शरीफ ने तो अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। अब वो वहां सालम लेंगे। उनको समझ आ गई है कि डॉन लीक्स जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गई है और उनके पाकिस्तान आने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। जेल जाने के लिए आना हो तो उसका इंतजार है। सर, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं तो जी, तो ये थे शेख रशीद साहब जो पहले कहते थे कि सिर्फ़ जेल जाने के लिए अगर आना है तो नवाज़ शरीफ आ सकते हैं, वरना नवाज़ शरीफ के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए और उसके बाद जब नवाज़ शरीफ आ गए, तो शेख साहब के पास कोई जवाब नहीं था और शेख साहब जो हैं वो सवाल पूछते ही, जैसे ही जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा या मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा, तो नवाज़ शरीफ साहब हो गए दाएँ-बाएँ। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी हमारे यहाँ, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि उनकी जान खतरे में है। नवाज शरीफ साहब के लिए भी यही कहा जा रहा है कि उनकी जान खतरे में है और उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात भी की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की, आम सिटीजन्स की बात नहीं है। पाकिस्तान में तो जो लोग ऐसे हैं जिनको टेररिस्ट माना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम हो, कोई भी। एक बार फिर जी कश्मीर में कोई 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनको के नामालूम लोग जो हैं, यानी कि नामालूम गनमैन जो हैं, वो जी पकड़ के ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं, उठा के ले गए हैं, जो समझना है समझिए, बहरहाल उनको ले गए हैं। अब सब लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, ये आखिर कर कौन रहा है? क्या पाकिस्तान की एजेंसीज़ खुद कर रही हैं या फिर ये रा की साजिश है? वैसे कहा तो यही जा रहा है कि जी रा की साजिश है, लेकिन खैर जिसकी भी साजिश है, जो भी कर रहा है, चाहे हमारे अपने लोग कर रहे हों, चाहे कोई बाहर से कर रहा हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना था, लगे रहो। इससे होगा ये कि अगर ये अमन हो गया और इस किस्म के लोग जो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोगों को तंग करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, अगर इस तरह के लोग थोड़ा-सा गायब हो जाएँ,
स्क्रीन से तो ही बेहतर है। और इसका फायदा दोनों ही कंट्रीज को होगा, ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान को बल्कि पाकिस्तान के लोग भी मेरा ख्याल है सुख का सांस लेंगे अगर ऐसे लोगों को हटा दिया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है और क्या होता रहेगा वो तो खैर हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। एक वीडियो देखते हैं। करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिए, अकाउंट को फॉलो कीजिए। इजाज़त के लिए कमेंट में आमीन लिखिएगा। ख़ास इजाज़त जो इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी जो है वो ज़रूर करेंगे, उनके लिए खुसूसी दुआ भी करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह उनकी मोहब्बत उनको ज़रूर नसीब फरमाएगा जो इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपने करना क्या है, नाम लिखा अपना दिल के ऊपर, उसके बाद दायां हाथ अपने हथेली के नीचे आप उसका नाम है वो लिखना है, आंखें बंद करनी है और आपने कम से कम 313 मरतबा पढ़ना है, अगिस्नी 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 या मुगीसो पढ़ के उसके बाद दम कर दें। 5 मिनट अभी अमल ख़त्म नहीं होगा, रिज़ल्ट आप अपनी आंखों से ज़रूर देखिएगा। 3, 7, 11 दिन लगातार करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। किसी भी वक्त ये अमल आप कर सकते हैं। जी, तो ये मौलाना साहब थे जो ये बता रहे थे कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपको घास नहीं डाल रहा या वो आपकी तरफ नहीं देख रहा, तो आपने जो है पहले तो दिल पर अपना नाम लिखना है, फिर आपने हाथ पे उसका नाम लिखना है और फिर जो तरीका मौलाना साहब बता रहे हैं बस वो इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है। खैर, इस तरह के मौलवी मौलाना आपको हमारे यहाँ बहुत मिलेंगे और ये कुछ इसी किस्म की तरकीबें बताते हैं, इससे आगे इनका दिमाग जाता ही नहीं है। मतलब अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो थी और उसमें जो साइंस के टीचर थे उनको इस बात की सजा दी जा रही थी कि आखिर वो पढ़ाते क्यों हैं, और वो बेचारे जो है वो सब कुछ जो मौलाना उनके आसपास खड़े हुए थे वो उनसे जो बात करने के लिए कह रहे थे वो एग्जैक्टली वही बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि जी औरत की अकल कम होती है, औरत को सोचने की जो है वो इजाजत नहीं है, औरत को पर्दा करना चाहिए। उनकी पूरी कहानी जो थी वो सिर्फ औरत से शुरू होकर औरत पे खत्म हो रही थी और जबरदस्ती उनसे वो हलफनामा पढ़वाया जा रहा था, जबरदस्ती उनसे वो हलफनामा उठवाया जा रहा था। इर्द गिर्द उनके सारे मौलाना या मुल्ला माफिया खड़ी हुई थी और बीच में वो टीचर जो थे बेचारे वो फंसे हुए थे और मजबूरी में जो कागज उन्हें लिख कर दिया गया था उस कागज को वो पढ़ रहे थे और उनको सजा किस बात की दी जा रही थी, वो ये थी कि आखिर वो साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आखिर वो बच्चों को साइंस की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, आखिर वो बच्चों को फूकों की तरफ ही क्यों नहीं रखते जो कि रखना चाहिए और इन मौलानाओं के हिसाब से रखना चाहिए। अब जाहिर है उन बेचारों को मारा पीटा भी गया था, उन टीचर को, उन टीचर के मैंने सुना है कि कुछ जख्म भी आए थे और शायद उनके पाँव पे भी कुछ ज्यादा चोट लगी है और इसीलिए उनको डरा धमका के जो है वो ये कहलवाया जा रहा था कि वो तौबा करवाई जा रही थी कि आइंदा वो साइंस नहीं पढ़ाएंगे बल्कि वो इसकी किस्म की बातें करेंगे जो कि कई सौ साल पहले या कई हजार साल पहले की जमाना जो था उसको इस वक्त अप्लाई करने की बात कर रहे थे। औरत को वो एक ऐसी चीज बता रहे थे जिसका कोई अकल वकल नहीं होती है और सिर्फ और सिर्फ उसको एक पर्दे में रहना चाहिए, तालीम का भी कोई खास जरूरत नहीं है और जी बस जो है वो एक तरीके से यही बताया जा रहा था कि जी कितना जाहिल रहने में फायदा है। वो मौलाना साहब जितने खड़े हुए थे वो उन टीचर से यही सब कुछ कहलवा रहे थे। अब इसी तरह के लोग यहाँ पर हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन हमें अफसोस जरूर होता है देखकर कि ये बस फूकों वाले और नौटंकी वाले ही लोग जो हैं वो रह गए। जी, अब ये सब लोग क्या कर रहे थे मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को समझ में आए तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है इन सबको एक साथ फ्लू हो गया है और आप तो जानते ही हैं मौसम चेंज हो रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, एसी चलाओ तो सर्दी लगती है, एसी बंद कर दो तो गर्मी लगती है और अगर बाहर से घर में आओ तो इसी तरह से फ्लू होता है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे लग रहा है कि ये सारे मुल्ला माफिया बैठ कर और इनको कोई फ्लू व्लू हो गया है, जिसके बाद ये इस किस्म की हरकतें कर रहे थे। मगर खैर क्या है मालूम नहीं, ये तो हमें नहीं मालूम तो हम आपको क्या बताएं। तो लेकिन ये जरूर है कि आप लोग सोचिएगा, अपना दिमाग थोड़ा लड़ाइएगा और अगर आपकी समझ में कुछ आ जाए हमें भी बता दिएगा।
जी, तो जाते जाते एक मौलाना साहब और हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। दुआ करें अल्लाह आलम इस्लाम को हर फितने से बचाए। अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन को और पाकिस्तान को यहूद और हुनूद के फितनों से महफूज रखे, क्योंकि अब यहूदियों की भी और हिंदू की भी इन दो शहरों पे नजर है, एक मक्के मदीने पे, एक पाकिस्तान। इस मुल्क में इसलिए नजर है कि मरकज इस्लाम है, मरकज हिदायत है, और इनकी क़ियादत को अल्लाह जाए खैर दे कि हर साल 60-70 लाख मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। 20-25 लाख तो हज में होते हैं ना, सारा साल जो उम्रे वाले आते हैं उनकी तादाद भी कम से कम 60 लाख के करीब होती है। इतने लोगों को संभालना, उनके लिए हर किस्म के इंतजामात करना, इन्होंने जितनी हुज्जाज की खिदमत की है, एक है दुश्मनी, बुग़्ज़, उसका कोई इलाज नहीं। जी, तो ये मौलाना साहब थे जो कह रहे थे कि जी यहूदी और हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के दुश्मन हैं और उनकी ख़ास नज़र है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और दूसरा सऊदी अरब और इस सब जगहों का जो इस्लामिक कंट्री है उनका हवाला दे रहे थे। सऊदी अरब के लिए उन्होंने कहा कि जी हर साल लाखों लोगों की खिदमत करते हैं, लाखों लोगों की मेज़बानी करते हैं, हर तरह का इंतज़ाम रखा होता है, चाहे हज हो या उम्रा। तो कौन-सा फ्री में करते हैं मौलाना साहब? बहुत लंबी चौड़ी रकम खर्च होती है हज और उम्रा करने के लिए, हर एक के बस का नहीं होता। जो लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है या तो वो जाते हैं या फिर लोग किसी तरीके से कर्जा-वर्जा लेकर इन लोगों के पास पहुंच जाते हैं, ये जो हरमैन शरीफैन जो बने बैठे हैं सऊदी अरब में। जी हाँ, ये तो अब थोड़ा बहुत ऐसा हो गया है कि मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद थोड़ा-थोड़ा करके उनके यहाँ जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। और उन्होंने औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त भी दे दी है और बाकी चीज़ों में भी मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि जी 5 साल में यूरोप बना देंगे। वरना जी कोई एहसान नहीं कर रहे। सऊदी अरब के पास तेल खत्म हो रहा है। सऊदी अरब ही नहीं, जितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं उन सभी के पास तेल खत्म हो रहा है। वो अय्याशियाँ जो ये बरसों से करते चले आ रहे हैं ये अरब कंट्रीज़, वो अब खत्म होने पर हैं। पढ़ाई-लिखाई इन्होंने कोई की नहीं, इनके यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं, इनके यहाँ चाहे वो दुबई हो या कोई भी कंट्री हो गल्फ की, वो सब की सब बनाई हुई हैं इन्हीं काफिरों की, जिनको सुबह शाम उठते बैठते गालियां और बद्दुआएं देते हैं। जी हाँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको तो ये भी नहीं पता था कि इनके यहाँ कोई तेल के कुएं हैं, और अगर हैं तो उनमें से तेल निकलेगा कैसे, और अगर तेल निकल आएगा तो उसको रिफाइन कैसे किया जाएगा, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ये सारी चीजें इन अरबों को नहीं आती थी और ना ही आती हैं। इनके पास जो लोग काम करते हैं वो हरगिज अरब्स नहीं होते। ये डिफरेंट कंट्रीज से, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, ये वहां से लोगों को बुलाते हैं जो इनकी बिल्डिंग्स बना के देते हैं, इनके सिस्टम को चला के देते हैं, इनको ऑयल निकाल के देते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उस ऑयल और उस फ्यूल को इस काबिल बनाते हैं कि दुनिया को ये बेच सकें। इसमें इनका अपना कोई कमाल नहीं है मौलाना साहब। और बाकी रह गया सऊदी अरब, सऊदी अरब की तो जी मौजें लगी हुई हैं। जी हाँ, उनके यहाँ क्योंकि खाना काबा है, तो जी बिल्कुल वो हज और उम्रे के नाम पर लाखों रुपए या लाखों डॉलर जो है वो हर साल कमाते हैं, बल्कि करोड़ों कहना चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ तो ये एक एक फैशन बनता जा रहा है कि जी उम्रे हज पे जाना है, वहां जाके सेल्फीज लेनी है, वहां जाके पिक्चर्स बना के सोशल मीडिया पर लगानी है, और कहना है कि जी बड़े नेक हैं, जी बड़े नेक हैं। और ये सब कुछ कमाई किसकी जेब में जा रही है? सऊदी अरब की जेब में जा रही है, और सऊदी अरब ऐश कर रहा है। और अगर उसमें से कुछ पैसा निकाल कर वही जो लोग वहां पे हज और उम्रे के लिए आए होते हैं, अगर उनके लिए कोई फैसिलिटीज रख दी जाती हैं, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे, फ्री में नहीं कर रहे, पैसा ले रहे मौलाना साहब। तो ये थोड़ा सा अगर आप अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट कर लें, थोड़ा सा देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आप जिन्हें हुनूद और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं,
इन लोगों के बगैर इस्लामिक कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज का गुजारा नहीं है। ये जो आप बैठ कर और भाषण दे रहे थे ना माइक के ऊपर, ये माइक भी किसी काफिर ने ही बनाया है। और ये जो आप यूट्यूब और टीवी चैनल्स और दूसरे कई मोबाइल सर्विसेज और सब कुछ जो इस्तेमाल करके अपने भाषण दे रहे होते हैं, ये सब के सब भी काफिरों के ही बनाए हुए हैं। तो या तो आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, जाइए ऊंटों पे सफर कीजिए, जहाजों में ना बैठिए, गाड़ियों में ना बैठिए, यहाँ तक कि साइकिल भी जो है वो, या एम्बुलेंस भी जो है, दुनिया की पहली एम्बुलेंस भी जो है वो भी काफिरों की ही बनाई हुई है। जो मेडिसिन आप खाते हैं वो भी काफिरों ने बनाया है। और जिस तरह की अय्याशियां आप कर रहे होते हैं ना कि जी इस प्लेन में बैठ के मैंने वहां पहुंच जाना है, ये वाली गाड़ी लेकर मैंने उधर चले जाना है, और आपके जो भी आपका दरबार लगता है उसमें जो आपने एसी लगा रखे हैं, फैन लगा रखे हैं, लाइट्स ऑन कर रखी हैं, जो कुछ भी लगा रखा है, यहाँ तक कि जो कपड़ा आपने पहन रखा है वो भी काफिरों का बनाया हुआ है। काफिरों ने ही आपको बताया कि कपड़ा कैसे बनाते हैं, वरना आप लोगों को तो कुछ नहीं आता था। आप लोग तो मेरे ख्याल है कि जंगलों में जो है वो पत्ते उत्ते पहन के झींगा लाला हूं कर रहे होते होंगे, अगर ये काफिर ना होते तो। लेकिन ये जरूर है कि अब ये सब कुछ लेने के बाद अब उन्हीं को बुरा भला कहना, उन्हीं को बददुआएं देना। वो बेचारे अभी भी कोई चंद्रयान पे जा रहा है तो कोई कुछ चीज इजाद कर रहा है, तो कोई वैक्सीन बना रहा है, कोविड वैक्सीन बना रहा है, और वो फ्री की लेने के लिए आप लोग जिस तरह से घूम रहे थे सारी दुनिया में वो सभी ने देखा है। तो अब ये भाषण देना तो लोगों को बंद कर दीजिए, और ये कहना भी बंद कर दीजिए कि जी उम्रे हज पे बहुत लोग जाते हैं और उनकी खातिर करता है सऊदी अरब। सऊदी अरब पैसा लेता है, बेवकूफों को या फ्री फंड वालों को सऊदी अरब नहीं आने देता। ये बात तो सभी जानते हैं कि बिल्कुल जी हर चीज जो है वो पैसा देकर ही हासिल की जाती है, और सऊदी अरब भी जो है वो उम्र और हज के ऊपर कमाई ही कर रहा है। कोई चीज वहां पे फ्री नहीं है। अगर आपको वहां जाके अपना हज करना है या उम्रा करना है तो लाखों रुपए भी आपके पास होने चाहिए। तो इसलिए ये कहना कि जी सबकी नजरें हमारे ऊपर हैं और वो हमें मार देना चाहते हैं, वो हमें खा जाना चाहते हैं, मौलाना साहब अब ये बातें तो आपसे कोई बच्चा भी नहीं मानेगा। इसलिए बेहतर यही होगा, सुधर जाइए, जिसके चांसेस कम है लेकिन बहरहाल सुधर जाएंगे, आप ही के लिए अच्छा है। मैं यहाँ से चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी, यानी कि बाकी सब लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।